गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। शटअप रिकैप। आर्यमन की नज़र उस मैसेज पर चली गई। वो मैसेज किसी नंबर से आया था जिसमें लिखा था, यार पनाह, माफ कर देना। अच्छा चल, सॉरी कि तुझसे पूछे बिना तेरा नंबर निकलवा लिया, पर अब जब निकलवा लिया है तो इग्नोर मत करना। दिल्ली, जिंदल विला। आर्यमन चलते चलते एकदम से रुका और पनाह की तरफ पलटते हुए बोला, शटअप, जस्ट शटअप। वो इतनी जोर से बोला कि पनाह ने डरकर 2 कदम पीछे ही खींच लिए और आर्यमन उसे घूरते हुए बोला, क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? हाँ, जानता भी कितना हूं तुम्हें, 1 महीना या उससे भी कम, और वो उसे तो 3 साल से जानती हूं ना। पनाह हैरानी और डरी नजरों से उसे देख रही थी और आर्यमन एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और उसके आर्म्स को कसके पकड़ कर कहा, लिसन, आई डोंट बिलीव यू, और करूँ भी क्यों? क्या पता तुम झूठ बोल रही हो, क्या पता तुमने खुद उसे अपना नंबर दिया है, तभी वो इतना बेधड़क बात कर रहा था ना। उद्धरण चिन्ह। पनाह की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं आर्यमन, उसने जो भी कहा, पर वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आर्यमन ने कहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि उसने मुझे क्या कहा। मेरे लिए अब ये आम बात हो गई है। लोग मुंह पर नहीं तो पीठ पीछे ही सही ये तो बोलते ही हैं, पर मुझे गुस्सा तो तुम पर आ रहा है। इनफेक्ट नहीं, सही भी है। मेरे साथ तुम इस जबरदस्ती की शादी में हूं तो कोई और रिश्ता तो होना ही था अपने मन को बहलाने का। जैसे ही पनाह ने ये बात सुनी उसकी आंखें और बड़ी हो गई। ये कौन सा टॉपिक ले आया था आर्यमन? ऐसा तो कुछ था भी नहीं। पनाह की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और आर्यमन एकदम से उसे पीछे धक्का देकर छोड़ते हुए बोला, पर आज मुझे जानना है, बताओ, क्यों रह रही हो इस शादी में? पनाह को कुछ समझ ही आया कि वो क्या बोले, और आर्यमन फिर से एक बार चिल्लाकर बोला, बताओ, क्यों हो इस शादी में? तुम्हें तो मेरा चेहरा और मेरी बीमारी के बारे में पता ही नहीं था ना, तो जब पता चल गया तो गई क्यों नहीं? पनाह बस रोए जा रही थी। वो क्या बताती आर्यमन को कि क्या वजह है कि उसे आर्यमन के साथ रहना पड़ रहा है। और आर्यमन एक बार फिर से उसके करीब आया और उसका जबड़ा पकड़ते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा करके बोला, शादी के लिए हाँ खुद कहा था तुमने। पनाह को उसकी गुस्से से लाल आंखें और सख्त आवाज से डर लग रहा था। वो रोते हुए जल्दी से हाँ में गर्दन हिला गई तो आर्यमन ने फिर पूछा, शादी से पहले तुम्हें पता था कि मेरा चेहरा ऐसा है? पनाह ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया तो आर्यमन ने एक बार फिर कहा, और शादी की रात तुम्हें ये पता चला कि मेरा चेहरा ऐसा है, तो अगले दिन जब तुम्हारा बाप था यहाँ तो गई क्यों नहीं उनके साथ? बोला क्यों नहीं बोला उनको कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? आर्यमन की पकड़ पनाह के जबड़े पर कसती जा रही थी। पनाह ने दोनों हाथों से आर्यमन की कलाई को पकड़ रखा था, पर उसका हाथ हटा पाना मुश्किल था। और आर्यमन ने एक झटके से उसे छोड़ते हुए कहा, मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ नहीं हो तुम, तो फिर क्यों बंधी हुई हो अब तक इस रिश्ते में? चली क्यों नहीं गई यहाँ से? उद्धरण चिन्ह। पनाह की आंखों में आंसू थे, डर की वजह से पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और जबड़े पर आर्यमन की उंगलियां जम गई थी। उसने सिसकारियां भरते हुए अपने आंसू पोंछे और आर्यमन की तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि आर्यमन पीछे की ओर होते हुए बोला, डोंट। पनाह एकदम से रुक गई और आर्यमन बोला, दूर रहो मुझसे, बस दूर रहो। पनाह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी और आर्यमन वहां एक चला गया। आर्यमन ने जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और वही दरवाजे के पास जमीन पर ही बैठ गया, दरवाजे से टेक लगाकर। अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने आने लगा। सुबह से पनाह के साथ उसका मस्ती करना, मजाक करना, फिर पनाह का आदर से बात करना, आर्यमन का पनाह के साथ ऐसा बर्ताव करना, सब उसके दिमाग में घूम रहा था, पर चेहरे पर अब भी गुस्सा था। यहाँ कमरे के बाहर पनाह रोए जा रही थी। आर्यमन से इस बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी उसने। जैसे तैसे उनका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों के बीच धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था और अचानक ही एक बार फिर सब वैसा ही हो गया जैसे शुरू हुआ था। पनाह धीमे कदमों से कमरे तक आई। देखा तो दरवाजा बंद था। वो वही दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ गई और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। वो सिसकियां लेते हुए रो रही थी और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मजबूरी थी मेरी आर्यमन। मुझे नहीं रहना था आपके साथ, मुझे शादी नहीं करनी थी, मजबूरी में रहना पड़ा मुझे, पर अब। वो लगातार रो रही थी और अंदर आर्यमन अपने घुटने पर हाथ रखे दरवाजे से टेक लगाए बैठा मन ही मन बोल रहा था, बेवकूफ था मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ क्यों हो ये तो मुझे नहीं पता, पर बस इतना पता है कि अपनी मजबूरी के चलते तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है, वरना उस आदर के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आता? तुमने ही दिया होगा उसे। शायद मुझे धोखा देना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं आर्यमन के दिमाग में क्या क्या चल रहा था।
पर सही भी थी उसकी बात कि वो 1 महीने से पनाह को जानता है और आदर 3 साल से, तो वो ये कैसे मान ले कि पनाह आदर की वजह से उससे झूठ नहीं बोल रही। नया रिश्ता जब बनता है तो कई गलतफहमियां आती है दो लोगों के बीच, जिन्हें पार तो करना ही पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ आज एम्पायर में अरवन अपना काम कर रहा था कि सिद्धि ने उसके कैबिन में आते हुए कहा, अरवन ये पनाह 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सब ठीक है ना? उसकी बात सुन अरवन हंसते हुए बोला, उनका हनीमून पीरियड चल रहा है, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं भाई भाभी, तो बिताने दो। उसकी बात सुन सिद्धि अजीब नजरों से बोली, वो वैसे तो तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता और ये कर रहा है, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सिद्धि जाकर सीधी उसकी गोद में बैठ गई और अरुण उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 2-3 महीनों में खुशखबरी भी मिल जाएगी। उसकी बात सुन सिद्धि हंसते हुए बोली, अच्छा, और हमारा क्या? गाड़ी कैबिन से आगे ही नहीं बढ़ रही। अरवन ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, हमारी गाड़ी आज रेस्टोरेंट जाए तो कैसा रहेगा? कैबिन से बाहर निकलेगी। दोनों हंस दिए। सिद्धि अर्नव की गोद से उठी और बोली, डिनर बाहर करेंगे, फिलहाल काम करो काम। वो उसे चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। और उसके जाने के बाद अरुणा खुद में ही बुदबुदाया, भाई और भाभी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं सिद्धि, और ये अच्छा है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर उसे क्या पता था कि घर पर कुछ और ही हो रहा था। यहाँ जिंदल विला में दोपहर से शाम हो गई थी। आर्यमन कमरे से बाहर ही नहीं आया था, ना ही पनाह अपनी जगह से हिली थी। वो वहीं बैठे बैठे सो रही थी। दोनों ने ही खाना नहीं खाया था और शाम को जब ने दरवाजा खोला तो दरवाजे से टेक लगाए सो रही पनाह एकदम से पीछे की ओर हुई, पर वो गिरती उससे पहले ही आर्यमन ने उसे पकड़ लिया। वो गहरी नींद में थी। आर्यमन ने 2 पल उसे देखा और बुदबुदाया, ये कब से यही है? उसने पनाह को गोद में उठाया और उसे ले जाकर कमरे में बेड पर लेटा दिया और अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर चला आया। आर्यमन ने कुछ खाया नहीं था, तो उसे भूख लग रही थी, इसलिए बिना किसी सर्वेंट को बोले वो खुद ही किचन में चला आया। पर यहाँ आते ही नजर पनाह के फोन पर चली गई। आर्यमन का चेहरा एक बार फिर से सख्त हो गया। वो चुपचाप पनाह के फोन को देख रहा था कि नोटिफिकेशन की आवाज के साथ स्क्रीन ऑन हो गई और आर्यमन की नजर उस मैसेज पर चली गई। वो मैसेज किसी नंबर से आया था जिसमें लिखा था, यार पनाह, माफ कर देना। अच्छा चल, सॉरी कि तुझसे पूछे बिना तेरा नंबर निकलवा लिया, पर अब जब निकलवा लिया है तो इग्नोर मत करना, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आर्यमन ने ये मैसेज देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत फोन अपने हाथ में उठाया कि आदर का दूसरा मैसेज आ गया। हाँ हाँ, जानता हूँ तू अपने दोस्त की इज्जत अपने पति से ज्यादा नहीं कर सकती और अपने उस पति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, अब चल ना यार। आर्यमन हैरान था ये मैसेज देखकर, और आदर का एक और मैसेज आ गया, अच्छा बाबा, मैं तेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं बोलूंगा आज के बाद, अब तो मान जा, रिप्लाई कर दे प्लीज। आर्यमन कुछ देर तक ऐसे ही आदर के मैसेज को देखता रहा और फिर वो मैसेज डिलीट करके आदर का नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन को अपनी मुट्ठी में कहते हुए बोला, और मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। आर्यमन को अब अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो फोन लेकर भागकर वापस कमरे में आया तो देखा पनाह सो रही थी, चेहरे पर थकान थी और रोते रहने की वजह से आंखों पर सूजन भी लग रही थी। आर्यमन ने जाकर प्यार से उसे देखा। अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था उसे, पर अब क्या? पनाह को तकलीफ तो वो पहुंचा चुका था। उसने पनाह के चेहरे पर वो अपनी उंगलियों के निशान देखे तो और ज्यादा बुरा लगा। आर्यमन तुरंत वहां ड्रॉअर में पनाह के लिए दवाई ढूंढने लगा और अनायास ही नजर पनाह की उस नोटबुक पर चली गई। आर्यमन ने उसे निकाला और वो पेज जहां पेन रखा हुआ था उसे ही खोला, तो अंदर जो लिखा हुआ था उसे देखकर आंखें जरा बड़ी हो गई। चेहरे के भाव बदल गए और नजरें पनाह पर जाकर रुक गई। दूसरी तरफ दिल्ली की ही के बड़ी सी कंपनी मलकानी एंटरप्राइजेस, जो कि एक फेमस फुटवेयर शॉप है, यहाँ न सिर्फ जूते चप्पल मिलते बल्कि बनते भी है, और हर साल अपना एक नया कलेक्शन निकालकर उसे रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर देने के रिकॉर्ड रहे हैं इनके। इनकी ब्रांड एमी यानी मलकानी एंटरप्राइजेस पूरे इंडिया में मशहूर है। और आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पत्रकार कई अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे और सामने बैठे थे आंकनी के चेयरमैन, को फाउंडर और सीईओ यशवर्धन मलकानी, जो कि किसी भी लड़की का दिल लूट लेने जैसी पर्सनैलिटी का धनी इंसान था। उम्र यही कोई 30 के करीब होगी, मस्क्यूलर बॉडी और हैंडसम फेस, कोई भी फिदा हो जाए ऐसा। उसकी गहरी नजरें जो मीडिया के हर इंसान को घूर रही थी। और उनमें से किसी ने पूछा, सर आपकी कंपनी से बड़ी दिल्ली में बस एक कंपनी है, आज एम्पायर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? यशवर्धन ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी नजरें उस पत्रकार पर आकर ठहर गई और वो एक स्माइल अपने होठों पर रखते हुए बोला, ऑफ कोर्स वो बड़ी कंपनी है और उसे बीट करना इतना आसान नहीं, पर जल्दी ही वो सेकंड नंबर पर आने वाली है।
उसकी बात सुन दूसरे पत्रकार ने कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ देगी? उद्धरण चिन्ह। यशवर्धन ने फिर से स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल, मेरी तो मेहनत है ही, पर वो कंपनी खुद को कब तक संभालेगी जिसका सीईओ ही नहीं। और उसकी इस बात पर उसी पहले वाले पत्रकार ने कहा, पर उस कंपनी के सीईओ तो है मिस्टर आर्यमन जिंदल, जिन्होंने उसे इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। यशवर्धन इस बार ठीक से बैठते हुए और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोला, कब देखा था आपने उसे आखिरी बार? दुनिया से मुंह छुपाकर घर में बैठना सीईओ का बस नाम रख लेना, क्या इसे सीईओ कहा जा सकता है? अगर ऐसा है तो मेरी कंपनी का पियून भी सीईओ है। उसकी बात सुन वहां बैठे सारे लोग हंसने लगे, पर आदित्य जी जो यहीं पर थे उनके लिए ये बात किसी कांटे की तरह थी। पर वो चुप ही रहे। क्या मोड़ लाएगा वो आर्यमन की जिंदगी में? क्या पढ़ा आर्यमन ने पनाह की नोटबुक में? और कैसे सुधारेगा आर्यमन अपनी गलती? चंपू बकरा प्रीकैप। पनाह ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो आर्यमन बोला, हमारे घर में जब भी कोई अचीवमेंट हासिल करे उसे गिफ्ट देकर उसका हौसला बढ़ाया जाता है, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली अचीवमेंट है, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, सो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। पनाह उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। दिल्ली, जिंदल विला, रात का वक्त। पनाह की जब आंख खुली तो नजर सीधा आर्यमन पर गई। वो कुछ ढूंढ रहा था शायद। पनाह एकदम से उठकर बैठ गई और वक्त देखा। रात के 8 बज रहे थे। पनाह ने एकदम से अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद में ही कहा, मुझे इतनी देर कैसे हो गई? वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई, पर आर्यमन ने उसे शायद नहीं देखा था। वो अब भी कुछ ढूंढ रहा था। पनाह ने उसे ऐसे देखा तो दोपहर को जो कुछ भी हुआ था उसे याद आ गया। वो जाकर आर्यमन के पीछे खड़ी हो गई और हिचकिचाते हुए धीरे से बोली, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? आर्यमन ने उसकी आवाज सुनी तो हाथ रुक गए, पर वो बिना पीछे मुड़े बस अपना काम करते हुए ही बोला, हाँ। तो पनाह आगे आते हुए बोली, मुझे बताइए, मैं ढूंढ देती हूँ। आर्यमन उसकी तरफ पलटा और उसे शांत नजरों एक देखते हुए बोला, नहीं, चलो खाना खा लो, सब इंतजार कर रहे होंगे। वो बाहर चला गया और पनाह बस देखती रह गई। वो चुपचाप बाथरूम में चली गई और हाथ मुंह धोकर वो भी बाहर आ गई। आज खाने की टेबल पर बस आदित्य, रीमा और आर्यमन थे। पनाह भी जाकर आर्यमन के पास वाली चेयर पर बैठी। आज कोई बात नहीं कर रहा था, सब चुपचाप खा रहे थे। अर्नव ने तो कॉल करके पहले ही बता दिया था कि वो डिनर बाहर ही करेगा, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। सबने चुपचाप खाना खाया और उसके बाद आदित्य जी ने कहा, आर्यमन, तुम ऑफिस आने लगे हो, ये जानकर मैं सच में बेहद खुश हूँ बेटे, बहुत अच्छा फैसला है, पर साथ में अपना ख्याल भी रखना। हम। आर्यमन ने सिर उठाकर उन्हें देखा और बस हाँ में सिर हिला दिया। वो उठा और वहां से जाते हुए बोला, मेरा हो गया, मुझे सोना है। वो चला गया और अब वहां बस आदित्य, पनाह और रीमा जी थे। रीमा जी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आदि, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो आज? सब ठीक है ना? उनकी बात सुन पनाह की नज़र भी आदित्य पर चली गई और आदित्य वैसे ही उदास लहजे में बोले, आज एमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी था वहां। उसने आर्यमन के लिए इतने सारे लोगों के बीच और कैमरा के सामने जो बात कही है उसे सुनकर दिल उदास हो गया, पर ठीक भी है, उसने कुछ गलत भी नहीं कहा। पनाह और रीमा दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर रीमा ने कहा, आदि, मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज अच्छे से बताओ, क्या हुआ है? किसने क्या कहा है आर्यमन के बारे में? अब आदित्य ने सिर उठाकर रीमा को देखा और फिर जो कुछ भी एमई में हुआ वो सब बता दिया। उनकी बात सुन रीमा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, वो ऐसे हमारे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता आदि, उसका कोई हक नहीं बनता। आदित्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पर गलत भी नहीं कहा उसने, एक सीईओ का कंपनी में रहना कितना जरूरी है ये मैं भी जानता हूँ, पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब हमारा आर्यमन भी ऑफिस आने लगा है और जल्द ही वो एकदम ठीक हो जाएगा और सबके सामने भी आने लगेगा, देखना। मगर मैं परेशान इन सब से नहीं हूँ, मुझे फिक्र हो रही है आर्यमन की, जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो इस चीज को कैसे ले, कहीं उसके बढ़ते कदम ना रुक जाए। उन्होंने ये बात बोलकर पनाह की तरफ देखा। पनाह भी 2 पल खामोशी से उन्हें देखती रही और फिर बोली, पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्यमन ने कदम बढ़ा दिए हैं और वो अपने कदम वापस पीछे ना खींचे, इसके लिए हम हैं ना। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। आदित्य ने एक उम्मीद के साथ बस हाँ में सिर हिलाया तो पनाह बोली, आप दोनों आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए प्लीज, माँ आप पापा को ले जाए। रीमा ने भी बस हाँ में सिर हिलाया और आदित्य को लेकर वहां से चली गई। पनाह ने थोड़ी मेघा की हेल्प की और फिर अपने कमरे में चली आई तो देखा आर्यमन अब भी कुछ ढूंढ रहा था। पनाह 2 पल चुपचाप उसे देखती रही और फिर उसके पास जाकर बोली, आर्यमन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बता देंगे तो मैं खुद ढूंढ दूंगी ना आपको। आर्यमन ने पलटकर उसे देखा और फिर बोला, रेड एनवलप रखा था कहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ है। पनाह उसकी बात सुनते ही बोली, वो तो बुकशेल्फ में, रुकिए।
वो बुकशेल्फ की तरफ बढ़ गई और आर्यमन अपने दोनों हाथ जेब में डालकर बस मुस्कुरा दिया। यहाँ पनाह ने जैसे ही एनवेल के लिए बुकशेल्फ में देखा एक बॉक्स रखा था, वहाँ पनाह को बहुत अजीब लगा। उसने उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर देखा तो उस पर लिखा था, मन लगाकर काम करना _आज। पनाह ने पलटकर एकदम से आर्यमन को देखा तो वो वहां से जा चुका था। पनाह को ये बड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत उस बॉक्स को खोलकर देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस बॉक्स में लैपटॉप था। पनाह के चेहरे पर अगले ही पल बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने बॉक्स के अंदर से तुरंत लैपटॉप को निकाला और बेड पर जाकर बैठ गई और उसे ओपन करके फिर ऑन करके अच्छे से देखने लगी। पनाह के चेहरे से स्माइल जा नहीं रही थी। हाँ, उसे अपने काम के लिए ये चाहिए था, पर मिलेगा कहाँ से और कैसे ये पता नहीं था, क्योंकि पैसे भी तो नहीं थे उसके पास इतने। वो उस लैपटॉप को लेकर काफी खुश थी और इतने में आर्यमन कमरे में वापस आया। उसके हाथ में वो रेड एनवेल था। पनाह ने जैसे ही उसे देखा एकदम से जाकर उसे गले लगा लिया और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जानते थे ना मुझे ये चाहिए। वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि आर्यमन को कसके गले लगाए हुए थी और इस बात का उसे एहसास भी नहीं था। उसे ऐसे देख आर्यमन ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रख लिया और बोला, पर मैंने तो ये नहीं दिया, सीईओ ने भेजा है शायद, ताकि तुम अच्छे से काम करो। पनाह के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने फिर से आर्यमन के सीने में सिर छुपाते हुए कहा, थैंक यू सो मच आर्यमन। आर्यमन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा लगा। पनाह ने तुरंत सिर उठाकर उसे देखा और बोली, अच्छा, बहुत अच्छा है ये। वो अब भी आर्यमन की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेटे खड़ी थी और आर्यमन का हाथ उसकी पीठ पर था। दोनों इस वक्त काफी प्यारे लग रहे थे और आर्यमन ने कहा, तो फिर अगला गिफ्ट नहीं दूंगा तो चलेगा। एक से ही इतनी खुश हो गई तुम तो। उद्धरण चिन्ह। पनाह झट से आर्यमन से अलग होते हुए बोली, अगला गिफ्ट? आप कुछ और भी लाए हैं, दिखाए ना। आर्यमन जानबूझकर सोचने का नाटक करने लगा तो पनाह ने कहा, अरे दिखाए ना, मेरे लिए लाए हैं ना आप। दिखाए ना प्लीज। आर्यमन 2 पल को उसके चेहरे को देखता रहा। वो खुश थी और आर्यमन उसके चेहरे की खुशी देखकर ही खुश हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा वो रेड एनवेल्प उसकी तरफ बढ़ा दिया। पनाह उस एनवेल्प को देखते हुए बोली, ये। आर्यमन ने अपनी भौहें उचकाकर उसे वो खोलने का इशारा किया तो पनाह ने वो खोला। उसके अंदर 40,000 रुपए थे। पनाह की ये देख आंखें बड़ी हो गई। उसने सवालिया नजरों से आर्यमन को देखा तो आर्यमन ने उसे आगे देखने का इशारा किया। उस एनवेल के अंदर ही एक कागज था। पनाह ने उसे देखा तो ये आज एम्पायर की तरफ से लीगल पेपर था, पनाह की फर्स्ट सैलरी का, जो उसे पहले ही मिल जाना चाहिए था, शायद एडवांस में। पर आर्यमन ने ही उसे नहीं दिया था। पनाह खुश होते हुए बोली, ये मेरी फर्स्ट सैलरी है। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया तो पनाह एकदम से खुश होते हुए बोली, मेरी खुद की सैलरी, मेरी कमाई। पनाह उन पैसों को अपने दोनों हाथों में पकड़े देखने लगी और फिर न जाने क्यों आंखों में एक बार आंसू आए। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली और बोली, मेरी पहली सैलरी, मैं इससे आप सबके लिए कुछ लाऊंगी। आर्यमन ने उसके हाथ से वो पैसे छीनते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसे फिजूल खर्चों की जरूरत नहीं है, इन्हें संभाल कर रखो। वो आगे बढ़ा तो पनाह ने मुंह बनाकर उसे देखा और जल्दी से जाकर वापस उसके हाथ से पैसे लेते हुए बोली, नहीं, ये फिजूल खर्चे नहीं है आर्यमन, मेरी फर्स्ट सैलरी है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे मैं जब सबके लिए गिफ्ट्स लूंगी तो वो कितने खुश होंगे। प्लीज मुझे लेने दीजिए, मैं अगली बार से संभालूंगी, प्लीज। उसने बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहा तो आर्यमन ने कुछ नहीं कहा। वो आराम से बोला, ठीक है, फिर तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। पनाह ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो बोला, हमारे घर में जब भी कोई अचीवमेंट हासिल करे उसे गिफ्ट देकर उसका हौसला बढ़ाया जाता है, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली अचीवमेंट है, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, सो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। पनाह उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। उसने उन पैसों को एक नजर देखा और फिर बोली, आर्यमन। आर्यमन अब भी उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था तो पनाह आगे बोली, आदर को नंबर मैंने नहीं दिया। उसके मुंह से अचानक ये बात सुन आर्यमन के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए और पनाह आगे बोली, मैं जानती हूँ आपको ये बात बुरी लगी है, पर यकीन कीजिए मेरा, मैंने उसे नंबर नहीं दिए, उसने डिपार्टमेंट से ले लिए थे, काम का बहाना बनाकर। और मैं। वो बोल ही रही थी कि आर्यमन ने अचानक उसके करीब आकर उसके होंठों पर उंगली रख दी। पनाह जम सी गई। आर्यमन उसके बेहद करीब खड़ा था और उंगली उसके होंठों पर। वो धीरे पर गहरी आवाज में बोला, शश, कितना बोलती हो तुम। हाँ, मान लिया मैंने, गलती तुम्हारी नहीं थी, बस अब बार बार उस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं अपने इतने अच्छे मोमेंट बना रहा हूँ और तुम्हें याद आया भी तो कौन। वो चंपू बकरा, वो आदर, उद्धरण चिन्ह। हाँ, पनाह के मुंह से निकला और अगले ही पल वो एकदम से हंस दी। आर्यमन को कुछ समझ नहीं आया।
ये क्या हुआ? वो पनाह से थोड़ा सा दूर हुआ पर अब भी वो उसके करीब खड़ा था और पनाह लगातार हंस रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए हंसते हुए बोलने की कोशिश करते हुए बोला रही थी, चंपू, चंपू बकरा, सीरियसली। उसे बेहद हंसी आ रही थी। वो लगातार हंसी जा रही थी और आर्यमन उसे बस देखता रह गया। जो दोपहर को उसने पनाह के साथ किया, उसकी वजह से उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ये क्यों किया, पर अब वो खुश था। पनाह की हंसी और खुशी दोनों की वजह जो बन गया था, इसलिए एक सुकून था कि बिना माफी मांगे भी उसने जो किया उसकी भरपाई कर ली। वो मुस्कुराते हुए बस पनाह को देख रहा था और पनाह अब भी हंस रही थी। दूसरी तरफ मलकानी मेंशन, एक आलीशान घर, जितना खूबसूरत उतना ही बड़ा। पर फिलहाल यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ थी। मेंशन के हॉल में एक सोफे पर यशवर्धन किसी राजा की तरह फैलकर बैठा था और उसके सामने इस वक्त खड़े थे कैलाश जी। क्या कर रहे हैं कैलाश जी यशवर्धन के घर? क्या है उनकी कोई नई साजिश या है कोई और बात? क्या होगा जब आदित्य जी को आर्यमन का सच पता चलेगा? क्या इज्जत रह जाएगी? प्री कैप, कुछ छुपा रहे हैं ना आप? बोलिए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा आपकी बात पर। आर्यमन उसकी बात सुनकर अब क्या ही बोलता। वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए मन में बोला, बेटा आर्यमन, बीवी के हाथों बेंद बजने वाली है, कोई आखिर इच्छा? उद्धरण चिन्ह डॉट। दिल्ली व्हाइट चिली रेस्टोरेंट में रात का वक्त। अर्नव और सिद्धि दोनों एक टेबल पर बैठे अपनी डिनर डेट एंजॉय कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में सिद्धि ने पूछा लिया, और घर में सब कैसा चल रहा है? आर्यमन सर और पनाह के बीच, दोनों के बीच झगड़े तो नहीं होते ना अब? उसकी बात सुन अर्नव ने अपना खाना खाते हुए और हंसते हुए कहा, सिद्धि उनके बीच शुरू से ही झगड़े नहीं होते, और जो होता है उसे नोक जोक कहते, जो हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल होता है। इनफैक्ट मुझे उन दोनों का रिश्ता इतना प्यारा लगता है ना कि मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद हम दोनों भी वैसे ही रहे। सिद्धि उसकी बात सुन बस मुस्कुरा दी। तो अर्नव ने पूछा, अच्छा आज ना मुझे तुम अपने और पनाह के रिश्ते के बारे में बताओ। कैसी थी तुम दोनों? हमेशा लड़ने वाली या एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाली? अर्नव की बात सुन सिद्धि 2 मिनट चुप रही और फिर बोली, पनाह के साथ दोनों ही रिश्ते नहीं रहे। मैं बहुत छोटी थी जब नानी के घर भेज दिया गया था, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था तब। अर्नव मुस्कुराया तो सिद्धि आगे बोली, मम्मा पापा को टाइम नहीं मिलता था मुझे संभालने का, इसलिए नानी ही मुझे संभालती थी। मैं 10 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई और मम्मा पापा मुझे अपने साथ ले आए, और सच बताऊं तो तब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन भी है, वरना उससे पहले तक तो पापा मम्मी को ही ठीक से नहीं जानती थी मैं। पर मेरे आने के बाद से मुझे हमेशा पनाह से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। शायद इसलिए क्योंकि मैं उनसे इतने साल दूर रही, या शायद वो मुझे नानी माँ की याद नहीं आने देना चाहते थे। उसकी बातें सुन अर्नव ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि पनाह से ज्यादा प्यार तुम्हें मिला है? वो हंस दिया तो सिद्धि ने कहा, शायद, पर ऐसा भी नहीं है। हाँ, पनाह हमेशा से ही डरी डरी और चुपचाप रहने वाली थी और मुझे नानी के जाने के बाद इतना किसी से लगाव नहीं था, तो मैं बस अपनी पढ़ाई और अपने काम में ध्यान देती थी। सो पनाह से कभी इतनी नहीं बनी मेरी, ना लड़ाई होती थी ना प्यार था, पर हमेशा नॉर्मली बात करते थे हम, नॉर्मल रहा है सब हमारे बीच। अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया, उसे पता नहीं क्यों पर कुछ खटक रहा था, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। वो बस सिद्धि के साथ इस डेट को एंजॉय करना चाहता था, तो उसने सारी बातें परे रख दी। यहाँ मलकानी विला में कैलाश जी यशवर्धन के सामने खड़े थे और यश उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बोलिए, क्या जरूरत पड़ गई जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? कैलाश जी ने शांति से पर थोड़े संकोच के साथ कहा, यश बेटा, तुम तो जानते हो कल भाई साहब और दीदी की बरसी है, तो पूजा रखी है घर में, तुम आते तो अच्छा लगता हमें। आओगे ना? यश ने उन्हें 2 पल घूरा और फिर उन पर तंज कसते हुए बोला, और आपको क्यों लगता है कि मैं वो दिन आपके साथ बिताऊंगा? बोलिए, उद्धरण चिन्ह। कैलाश ने अपने सिर पर आता पसीना पोंछते हुए कहा, ऐसा नहीं है, बस उम्मीद लेकर आया था। अब मेरा तो कोई बेटा है नहीं, हमारे खानदान में बस तुम एक ही तो बेटे हो, सो पूजा में बैठ जाते इसलिए। यश सरकास्टिक वे में हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा, तो मेरे बिना इतने सालों से पूजा कौन कर रहा था? इस बार अचानक तो नहीं जन्मा मैं, 30 साल से इस दुनिया में ही हूँ, तो आज कैसे याद आई मेरी? कैलाश जी कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया तो यश ने कहा, मैं वहां आऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं रहे उनसे मेरा एक रिश्ता था, इसलिए अपने जहन में कोई गलतफहमी मत पालिएगा कि आप मेरे कुछ लगते भी है। आप जाए यहाँ से और आइंदा मेरी परमिशन के बिना कभी मेरे घर मत आइएगा। उसने अपने हाथ के इशारे से कैलाश जी को जाने को कहा और वो वहां से चुपचाप चले गए। यश बस उन्हें देखता रह गया। कैलाश जी के जाते ही उसने अपनी जेब से एक पायल निकाली। ये छोटी सी पायल थी, शायद किसी बच्ची की। उसने उस पायल को देखते हुए प्यार से कहा, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर इस इंसान का वो आखिरी दिन होगा इस दुनिया में,
उसने उस पायल को कसके अपनी मुट्ठी में भींच लिया। और यहाँ बाहर कैलाश जी भी अपने मन ही मन ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, बस एक बार वो वसीयत सबके सामने आ जाए, फिर ये करोड़ों रुपए और ये घर दोनों मेरे होंगे और उस दिन मैं तुम्हारी अकड़ भी तोड़ूंगा और तुम्हें भी। जिंदल विला, आर्यमन और पनाह के कमरे में पनाह लगातार हंसे जा रही थी। करीब आधा घंटा हो गया था और अब आर्यमन को इरिटेशन हो रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, हंसाना था पर इतना भी नहीं कि बस हंस हंस ही करे, अब तो इसकी खी 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 से इरिटेशन हो रही है। और पनाह खड़ी बार बार आर्यमन की बात सुनकर हंस रही थी। आर्यमन सोफे पर बैठा काफी देर से ये चीज नोटिस कर रहा था और आखिरकार वो खड़ा हुआ और जाकर एकदम से पनाह को गोद में उठा लिया। पनाह की हंसी एकदम से गायब ही हो गई। उसने गिरने के डर आर्यमन के गले में हाथ डालते हुए कहा, आर्यमन ये आप क्या कर रहे हैं? उठाया क्यों मुझे? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन उसे घूरते हुए बोला, अब हंसो ना, करो खी खी, हंसो। बेचारी पनाह। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर आर्यमन को देखा तो आर्यमन ने एकदम से उसकी कमर से हाथ हटाते हुए कहा, अब गिरा दो नीचे। पर पनाह ने तुरंत उसकी गर्दन पर हाथ कस लिए और आर्यमन ने भी दूसरे ही पल वापस हाथ रख दिए थे। वो बस डरा रहा था पनाह को। और पनाह डरते हुए बोली, नहीं आर्यमन प्लीज नहीं, मैं गिर जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? प्लीज मुझे मत गिराना। आर्यमन ने वैसे ही कहा, ओह मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और तुम नहीं थी तब भी मैं खुद ही रखता था, सो ये सो कॉल्ड बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पनाह ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, आर्या प्लीज। उसके ऐसा पप्पी फेस बनाया कि आर्यमन आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, हाँ ये ब्रह्मास्त्र है न तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। उसने पनाह को नीचे उतार दिया तो पनाह जल्दी से ठीक से खड़ी होते हुए बोली, अब आप बातें ही ऐसी करते हैं तो हंसी नहीं आएगी क्या? मेरा दोस्त कितना भी बुरा होगा पर चंपू बकरा नहीं है। वो हल्का सा हंसी, पर इससे पहले कि उसकी हंसी बती आर्यमन ने एकदम से अपनी उंगली पनाह की तरह उठाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहा, अब हंसी ना तो देख लेना। बेचारी पनाह। वो डर के मारे पीछे दीवार से लग गई और हैरानी से आर्यमन को देखने लगी तो वो वैसे ही बोला, और वैसे भी गलत बोला है मैंने, वो चंपू बकरा नहीं, चमनचू। पर वो आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही पनाह ने एकदम से उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। आर्यमन ने एकदम से उसे देखा तो वो बोली, गाली नहीं देते, बुरी बात। आर्यमन उसे देखने लगा। उसके होठों पर पनाह की गर्म हथेली थी, और ये करने के लिए भी पनाह अपने पंजों के बल खड़ी थी। आर्यमन ने धीरे से उसका हाथ अपने होठों से हटाते हुए कहा, फाइन, पर चमन तो है ही वो, चिपकू कहीं का, पता नहीं क्यों चिपकता रहता है। पनाह को समझ नहीं आ रहा था आर्यमन को आदर से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी, पर वो जानती थी मुश्किल से तो सब ठीक हुआ था, वरना आर्यमन का गुस्सा देखकर तो उसे लगा था जैसे गए, पर अनायास ही उसके दिमाग में ये बात आ गई। वो एकदम से बोली, एक मिनट, आप तो गुस्सा थे ना मुझसे, फिर अचानक ये गिफ्ट और मस्ती कैसे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आर्यमन एकदम से सकपका गया। पनाह के चेहरे पर अब सवालिया भाव थे और वो जासूसी भरे अंदाज में फिर से बोली, बोलिए, क्यों मक्खन लगाया जा रहा है इन गिफ्ट्स का? और गुस्सा शांत कैसे हो गया आपका? बोलिए। बेचारा आर्यमन। वो चुपचाप पनाह को देखते हुए मन ही मन बोला, अगर मैंने इसे बताया कि आदर के मैसेज देखे थे और उसे ब्लॉक किया है, फिर मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया है, तो कहीं ये बिल्ली के बच्चे से शेरनी ना बन जाए। उसने घूंट निगला और जल्दी से बेड की तरफ जाते हुए बोला, तुम भी हद करती हो। तब था गुस्सा, पर मुझे लगा इतना नहीं करना चाहिए था, बस इसलिए हद है। पनाह मुंह खोले उसे देखती रह गई। वो एकदम से भागकर आर्यमन के पास आई और उसका आम पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ पलटाते हुए बोली, कुछ छुपा रहे हैं ना आप? बोलिए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा आपकी बात पर। आर्यमन उसकी बात सुनकर अब क्या ही बोलता। वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए मन में बोला, बेटा आर्यमन, बीवी के हाथों बेन बजने वाली है, कोई आखिरी इच्छा? उसने अपना गला साफ किया और रौब दिखाते हुए बोला, अरे कहा ना, मुझे लगा मैंने ज्यादा कर दिया है इसलिए बस तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ये सब किया, बट अगर पता होता कि इसके लिए भी इतने जवाब देने पड़ेगी तो करता ही नहीं। तुम बस मेरे गुस्से को ही डिजर्व करती हो, तुम्हें उसी में मजा आता है, रास ही नहीं आता अगर मैं प्यार से बात करूं तो। हाँ। वो जाकर बेड पर लेट गया और तुरंत अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। पनाह हैरानी से देखने लगी। वो खुद में ही बोली, क्या सच में इतना ही? अरे यार, फिर से गुस्सा दिला दिया। वो जाकर आर्यमन के पास लेटी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आर्यमन सो सॉरी, मैंने आपको फिर से गुस्सा दिला दिया, पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सो सॉरी एंड गुड नाइट। वो लेट गई, और यहाँ ब्लैंकेट के अंदर आर्यमन राहत की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, बच गए। आर्यमन जिंदल उर्फे जे, किसी को पता चला ना कि तू अपनी बीवी से डर गया। कोई इज्जत नहीं रह जाएगी तेरी दुनिया के सामने। वो खुद हल्का सा मुस्कुरा दिया और पनाह की तरफ करवट लेकर सो गया।
हाँ, आर्यमन महसूस कर पा रहा था अपने अंदर बदलाव। दोनों के बीच का रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। वरना हर एक के मुंह पर सच बोलने वाला आर्यमन आज अपनी ही बीवी से क्यों डरता। उसे भी ये सारी चीजें फील हो रही थी और हंसी भी आ रही थी अपनी हालत पर कि वो भी ऐसी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। शुरुआत तो अच्छी हुई है, पर क्या ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी का हर पल बीतता है? क्या होगा आगे? क्या रिश्ता है यश का कैलाश जी से और किसे ढूंढ रहा है वो? क्या सिद्धि ने जो कहा वो सच है? आर्यमन की गर्लफ्रेंड। प्री कैप हो गया, देख लिया। नाउ टेल मी, कैसी लगी मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें? आर्यमन इस वक्त गुस्से में लग रहा था। पनाह उसे देख मुस्कुराई और बोली, अच्छी है, पर आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? दिल्ली जिंदल विला, सुबह का वक्त। आर्यमन अभी अभी उठा था और देखा तो पनाह उसके सामने ही खड़ी थी। शायद अभी ही नहा कर आई थी, इसलिए बाल भी भीगे हुए थे और कुछ लंटे चेहरे पर झूल रही थी। पनाह ने शिफॉन की साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की, और इस वक्त सच में क्या भला की खूबसूरत लग रही थी वो। आर्यमन बस लेटे हुए चुपचाप उसे देख रहा था और पनाह ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूरदानी उठाकर अपनी भीगी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाया और अपने मंगलसूत्र को देखा। पतला काले मोतियों का धागा और बीच में छोटा सा डायमंड था। मंगलसूत्र का धागा थोड़ा लंबा था जिससे वो पनाह के सीने तक आता था। घर में तो पनाह ऐसे ही रहने देती थी, पर ऑफिस में अपनी ड्रेस के अंदर छुपा लेती थी। वो खुद में ही थी इस बात से अनजान कि दो नजरें उसे निहार रही थी। और आर्यमन को अनायास ही कुछ याद आया। वो धीरे से बुदबुदाया, आंखों में नमी, होठों पर मुस्कान लेकर, तू बैठना मेरा इंतजार लेकर। देख लूंगा तुझे सामने सदियां बीतने तक, फिर भी दिल कहेगा मैं देख सकता हूं तुझे ऐसे ही सदियों दिल में करार लेकर। उसे याद आया पनाह की वो नोटबुक, उसमें बस शायरियां ही थी और सब कुछ ऐसे लिखी हुई थी जैसे बावली हो किसी के प्यार में, जैसे कोई दीवानी अपनी मोहब्बत का इंतजार अल्फाजों को उलझा कर रही हो। और उसी में आर्यमन ने ये शायरी देखी थी, आंखों में नमी, होठों पर मुस्कान लेकर, तुम आना एक चांद लेकर। खूबसूरत हो वो इतना कि आसमान भी कहे वो देखो, दीवाना आया अपनी बारात लेकर। पर आज पनाह को देखकर आर्यमन के मन में ना जाने क्यों, जैसी उथल पुथल उसने शायरी में की थी वैसी ही उसके मन की हालत थी। क्यों, ये पता नहीं था। और यहाँ पनाह ने रेडी होकर तुरंत अपना फोन लिया और उसमें कुछ ढूंढने लगी। आर्यमन भी उठकर बैठ गया। उसने पनाह को ऐसे देखकर कहा, क्या कर रही हो? पनाह ने तुरंत उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, उठ गए आप? आर्यमन ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो पनाह बोली, मैं आदर का नंबर ढूंढ रही हूँ, कॉल करके उसे साफ बोल देना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल नंबर पर फोन ना करें। कोई काम है तो मैं ऑफिस आऊं तब भी बोल सकता है, पर ये कमबख्त नंबर ही नहीं मिल रहा। पता नहीं कौन सा नंबर था, कल सेव भी नहीं किया। बेचारा आर्यमन जैसे ही उसने ये सुना पहले तो घूंट निगला, फिर खड़े होते हुए बोला, लाओ मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने पनाह के हाथ से फोन ले लिया तो पनाह बोली, अरे पर एक बार बात कर ले। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आर्यमन उस पर भड़कते हुए बोला, क्या बात? क्यों बात करनी है? और इतनी ही बात करनी है तो ब्लॉक करूँ ही क्यों फिर? छोड़ो, करो बात फिर। उसने पनाह के हाथ में फोन थमा दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया, पर जाते हुए भी अपनी आंखें कसके भींच रखी थी और अपने होठों को हिलाते हुए बड़बड़ा रहा था, 1 2 3 4 5। और इतने में पनाह बोली, अच्छा ठीक है, आप बुरा मत मानिए, लीजिए ब्लॉक कर दीजिए। पनाह ने आगे आकर आर्यमन के हाथ में फोन दे दिया तो आर्यमन के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर फोन की स्क्रीन को अपनी तरफ कर लिया और 2 मिनट ऐसे ही लिए खड़ा रहा और फिर पनाह को देते हुए बोला, लो हो गया, अब जाओ। और खुद तुरंत बाथरूम में चला गया। पनाह ने उसे अजीब नजरों से देखा। आज आर्यमन का बर्ताव हमेशा से अलग लग रहा था। वो खुद में ही बुदबुदाई, अजीब है, पहले तो ऐसे कभी बिहेव नहीं किया। पनाह बाहर चली गई। यहाँ दूसरी तरफ खुराना हाउस में पूजा की तैयारी चल रही थी। सारी सामग्री और हवन कुंड लगा दिया था और सिद्धि रेडी होकर नीचे आते हुए बोली, मॉम डैड, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतने साल में नहीं तो आज क्या हो गया? पूजा घर में क्यों रखी है आपने? हर बार तो बस पापा अकेले मंदिर जाकर कराते थे, तो इस बार ये मेहमानों को बुलाना और ये सब क्या है? उसकी बात सुन रजनी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, अरे लॉटरी लगने वाली है समझ। आज जो इंसान हमारे घर आ रहा है ना, इनकी मुंह बोली बहन का बेटा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धि को बड़ा अजीब लगा। वो कुछ याद करते हुए बोली, पर डैड ने तो कहा था कि नीता बुआ को गोद लिया था दादाजी ने। रजनी उसकी बात सुन उसके कंधे पर हल्की सी चपेट लगाते हुए बोली, अरे वैसा ही समझ, वो करोड़पति हैं। इतने सालों तक तो हैदराबाद में रह रहा था पर अब यहाँ दिल्ली में रहता है। तेरे पापा ने उसे बुलाया है इसलिए बड़ी पूजा रखी है। मरने वाली उसकी माँ भी तो थी।
सिद्धि को अब समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो चुपचाप थोड़ी देर बैठी रही और फिर बोली, माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती। पापा, बड़े पापा और बुआ, 3 भाई बहन थे। तीनों में सबसे बड़े पापा थे। पर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उसकी बात सुन ना जाने रजनी को क्या हुआ। उसके हाथ अपने आप रुक गए और चेहरे के भाव बदल गए। उसने सिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वो मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए कभी इतनी बात नहीं होती थी हमारी। अब तुम ये सारी बातें बंद करो और जाओ, तैयारी कर लो, यश आता ही होगा। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में चली गई। यहाँ दूसरी तरफ यश कार में था। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में बस वही पायल थी और वो खुद में ही बुदबुदाया, न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। दिल कह रहा है आज तुम मुझे जरूर मिलोगी, पर कहाँ, कैसे, कब, कुछ पता नहीं है। कोशिश करूंगा कि तुम मुझे जल्दी मिल जाओ। जिंदल विला में आर्यमन रेडी होकर बाहर आया तो सब नाश्ता कर रहे थे। पनाह ने उसे जूस तो कमरे में दे दिया था और उसकी दवाई भी साथ में लेकर ही आई थी। वो आर्यमन को चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, बैठिए, नाश्ता कर लीजिए और ये दवाई ले लीजिए। कल डॉक्टर आएंगे और नया ब्लड शरीर में जाएगा, कमजोरी ना आ जाए। आर्यमन चुपचाप बैठ गया और नाश्ता करने लगा। उसे ऐसे देख अर्नव हंसते हुए बोला, माँ, समझदार हो गए हैं ना भाई। कैसे भाभी की सारी बातें प्यार से चुपचाप मान लेते हैं। उसकी बात सुनते ही आर्यमन और पनाह दोनों ने एक बार उसे देखा। रीमा उसकी बात सुन हंसती और पनाह ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभी ये माहौल बना ही था कि एक गार्ड वहां आते हुए बोला, सर, कोई रोमा आई है। वो कह रही है वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आपसे मिलना चाहती है। जैसे ही सबने ये सुना हैरानी से आर्यमन को देखने लगे और बेचारे अर्नव को खांसी आने लगी। सबने उसे देखा और पनाह जो अब भी हैरानी से आर्यमन को देख रही थी। आर्यमन ने एक नजर उसे देखा और फिर गार्ड की तरफ देखकर बोला, जुबान पर लगाम दो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जाओ यहाँ से। उस गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने को हुआ कि पनाह ने कहा, रुकिए। वो गार्ड रुक गया तो पनाह बोली, आप उन्हें अंदर ले आइए। अब बारी थी सबके हैरान होने की। सब उसे हैरानी से देख रहे थे और पनाह ने कहा, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो पता तो चले कि वो है कौन जो खुद को आपकी गर्लफ्रेंड बता रही है। वो गार्ड वहां से चला गया और आर्यमन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। पनाह ने उसकी तरफ देखा तो वो बिना किसी भाव के बोला, जिसे जो देखना है देखे, मुझे किसी के सामने आने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो वहां से चला गया और पनाह बस उसे देखता रह गई। उसके जाते ही अर्नव ने कहा, भाभी, भाई की सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़की खुद भाई के पीछे पड़ी रहती है। अभी अर्नव इतना बोल ही रहा था कि वो गार्ड रोमा को अंदर ले आया और वो आते ही बोले, हेलो, कैसे हो आप सब। सबने उसे देखा। रीमा और आदित्य दोनों बस मुस्कुरा दिए और अर्नव अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाते हुए बोला, सुबह सुबह तुम्हें देखा है रोमा, बताओ कैसे ही होंगे। रोमा ने उसे सवालिया नजरों से देखा पर फिर बोली, व्हाटएवर, पर आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नजर पनाह पर चली गई। वो उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, ये कौन है। पनाह चुपचाप उसे देख रही थी। उसे ना जाने क्यों रोमा की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी और उसे चुपचाप देख रोमा ने कहा, है डार्लिंग, हु आर यू। पनाह धीरे से बोली, मैं पनाह, मैं। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजा। पनाह ने देखा तो आर्यमन उसे कॉल कर रहा था। उसने फोन उठाकर अपने कान से लगाया कि आर्यमन की सख्त आवाज आई, हो गया, कर लिया अपने मन का, देख ली ना उसकी शक्ल, अब निकालो उसे यहाँ से। पनाह को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसने रोमा की तरफ देखा जो अब भी उसे ही देख रही थी। उसने बस धीरे से कहा, ओके, और फोन रखते हुए बोली, आर्यमन तो घर पर नहीं है, आपको कोई काम था। उसकी बात सुन रोमा अपने होठों को गोल करते हुए बोली, ओह, तो तुम सर्वेंट हो, अरे वाह, आंटी आपके यहाँ सर्वेंट साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उसकी बात सुन सबके चेहरे सख्त हो गए। रीमा कुछ बोलने को हुई कि पनाह ने कहा, इस घर के लोग बेहद अच्छे हैं, हर एक के लिए इनके दिलों में प्यार है, फिर क्या नौकर और क्या कोई और। उद्धरण चिन्ह। पनाह उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दी। इतने में रोमा का फोन बजा। वो अपने फोन को देखते हुए बोली, ओके फाइन, आरवी बेबी तो यहाँ है नहीं, तो चलती हूँ। जब वो आए तो उससे कहना रोमा आई थी मिलने, बाय। वो सबको बाय बोलकर वहां से चली गई और उसके जाते ही अर्नव बोला, भाभी, आपने उसको बताया क्यों नहीं कि आप नौकर नहीं मालकिन है इस घर की, वाइफ है आप आर्यमन जिंदल की, बोलिए। अर्नव और माँ पापा दोनों इस वक्त पनाह को गुस्से में देख रहे थे। पनाह ने उन तीनों को देखते हुए कहा, मैं क्या बताती उसे, वो तो जानती ही नहीं है मुझे, पर आप सबको तो पता है ना मैं कौन हूँ, बस इतना बहुत है। वैसे भी आर्यमन ने कहा था उसे जल्दी भगाऊं, इसलिए बस। वो आगे कुछ नहीं बोली, बस कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं आर्यमन को बुला लाती हूँ।
वो वहां से चली गई और तीनों बस उसे देखते रहे। यहाँ पनाह जैसे ही कमरे में आए कि आर्यमन ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए बोला, हो गया, देख लिया, नाउ टेल मी, कैसी लगी मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें? आर्यमन इस वक्त गुस्से में लग रहा था। पनाह उसे देख मुस्कुराई और बोली, अच्छी है, पर आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आर्यमन अब भी उसे घूर रहा था और वैसे ही बोला, वेरी फनी, बट हंसी नहीं आई मुझे। क्या होने वाला है आगे, क्या करेगी रोमा, किसे ढूंढ रहा है यश, और क्या छुपा रही है रजनी? आर्यमन अरेस्ट। प्रीकैप। सोचो करण सोचो, ये आर्यमन का पासा है। 6 आए तब भी सांप तुम्हें ही काटेगा और 1 आया जब भी। किसके पालतू कुत्ते हो तुम अच्छे से जानता हूँ, पर मेरा शिकार तो कोई और ही है। दिल्ली, जिंदल विला, सुबह का वक्त। आर्यमन पनाह को पकड़े खड़ा था और वो बोली, अच्छा चलिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर मुझे बाहर भी जाना है। आर्यमन ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कल ही तो बोला था ना सबके लिए गिफ्ट लेना है। तो मैं आज जाऊंगी और सबके लिए गिफ्ट लूंगी, फिर घर जाकर मम्मी पापा और दी को गिफ्ट दूंगी, उसके बाद यहाँ आकर आप सबको गिफ्ट दूंगी। उसकी बात सुन आर्यमन 2 पल उसे देखता रहा और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, 1 मिनट। वो कबर्ड की तरफ गया और अपना वॉलेट निकाल कर उसमें से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और पनाह को लाकर देते हुए बोला, लो। पनाह ने सवालिया नजरों से उस कार्ड को देखते हुए कहा, आप ये क्यों दे रहे हैं मुझे? आर्यमन ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, 40,000 में सबके लिए गिफ्ट नहीं आएंगे, इसे ले जाओ। पनाह उसे देखने लगी और स्माइल करते हुए मन ही मन बुदबुदाई, हाय मासूम अमीरजादा, इन्हें क्या पता 40,000 में तो मैं आधी दिल्ली खरीद लूं। पनाह ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं अपने पैसों से सबके लिए गिफ्ट लूंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, सबके लिए गिफ्ट आ जाएगा और सबको पसंद भी आएगा, देख लीजिएगा। आर्यमन ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, ऐसा क्या लेने वाली हो तुम? पनाह के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोली, ये तो सरप्राइज है। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मुझे जाना भी है। पनाह ने आर्यमन का हाथ पकड़ रखा था। वो आगे आगे चल रही थी और आर्यमन अपने और पनाह के हाथ को देखते हुए पीछे पीछे। वो पनाह के पीछे चलते हुए ही बोला, ड्राइवर को साथ लेकर जाना, अकेले मत निकल पड़ना। पता चला पागल खाने वाले उठाकर ले गए। पागल समझकर। उसकी बात सुन पनाह एकदम से पीछे पलट कर बोली, अच्छा, तो मुझे ड्राइवर के साथ जाना है या ड्राइवर को मेरे साथ जाना है? आर्यमन अब पनाह से आगे बढ़ गया और बोला, ऑफ कोर्स ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा। अब एक इंसान तो बताने वाला होना जरूरी है ना, कि तुम पागल नहीं हो, वरना तुम्हारी बात पर तो बच्चा भी यकीन ना करे। हाँ हो पागल, वो बात अलग है, मगर ऐसे आर्यमन जिंदल की बीवी को पागल खाने में नहीं छोड़ सकता ना मैं। उद्धरण चिन्ह। बेचारी पनाह, उसने आर्यमन को घूरा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। यहाँ दूसरी तरफ खुराना हाउस में यश यहाँ आ चुका था और पंडित जी भी आ चुके थे, पर मुहूर्त 10 बजे का था, इसलिए यश को ना चाहते हुए भी यही इंतजार करना पड़ रहा था। वो बैठा इधर उधर देख रहा था कि तभी नजर अपने कमरे से बाहर आ रही सिद्धि पर चली गई, जो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। यश उसे 2 मिनट देखता रहा और फिर मन ही मन बोला, सिद्धि, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। और सिद्धि जैसे ही हॉल में आई कि नजर सामने सोफे पर बैठे यशवर्धन पर चली गई। उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और इतने में कैलाश जी वहां आते हुए बोले, सिद्धि बेटा इनसे मिलो, ये है यशवर्धन, तुम्हारी नीता बुआ के बेटे। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और यश को देखकर बस मुस्कुरा दी, पर यश ने तुरंत अपनी नजर फोन में गड़ा ली। सिद्धि ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी कॉल पर थी। वो वापस अपने कमरे में चली गई। यहाँ जिंदल विला में सब आज घर ही थे, क्योंकि यहाँ से आदित्य, अर्नव और रीमा तीनों को साथ में एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, तो वो देर से जाने वाले थे। पर पनाह जल्दी आने का बोल नाश्ता कराकर आर्यमन को दवाई देकर चली गई थी। सब खुश थे कि धीरे धीरे ही सही सब नॉर्मल हो रहा था। पनाह इस घर में और आर्यमन पनाह के साथ एडजस्ट हो रहे थे और सब अच्छा था। पर सब अच्छा हो तो वो लाइफ कहाँ होती है? पनाह को गए अभी आधा घंटा हुआ होगा कि एक गार्ड ने अंदर आते हुए कहा, सर पुलिस आई है। सब साथ में बैठे बातें कर रहे थे, इसलिए जैसे ही ये सुना सबको बड़ा अजीब लगा। आदित्य जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आने दो उन्हें। गार्ड वापस चला गया और कुछ भी देर में ऑफिसर करण अपने साथ कुछ कांस्टेबल को लेकर आया। आदित्य जी ने उसे देखा तो असमंजस में बोले, करण, यहाँ क्या कर रहे हो? पूछताछ करके पेट नहीं भरा जो घर भी आ गए। करण उन्हें देख अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर जिंदल, पर आज यहाँ पूछताछ करने नहीं अरेस्ट करने आया हूँ। करण की बात आदित्य को समझ नहीं आई। वो सवालिया लहजे में बोले, मतलब? करण ने अब आदित्य जी पर से नजर हटाई और आर्यमन की तरफ देखते हुए बोला,
हम यहाँ आर्यमन जिंदल को अक्षत आनंद के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने आए हैं। जैसे ही सबने ये सुना हैरान रह गए। रीमा एकदम से आगे आते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो ऑफिसर, दिमाग सही जगह पर है? उसे भड़कता देख आदित्य जी ने रीमा के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें शांत करने का इशारा किया और खुद बोले, ये क्या बोल रहे हो करण? कौन अक्षत? और आर्यमन किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? वो तो घर से बाहर तक नहीं निकलता, जानते हो ना? करण ने अब भी बिना किसी भाव के कहा, अक्षत आनंद वो है जो आपकी कंपनी के बाहर जख्मी हालत में मिला था, पर अफसोस अब वो जिंदा नहीं रहा। उसके बारे में तहकीकात की है हमने, और ऐसे ही नहीं आया हूँ आपके घर, गवाह है हमारे पास मिस्टर आर्यमन के खिलाफ। अब आप वक्त जाया ना करें और हमें हमारा काम करने दीजिए। वो जैसे ही आर्यमन की तरफ बढ़ने को हुआ कि अर्नव एकदम से आगे आते हुए बोला, अरे पर ऐसे अचानक कैसे? कौन है वो गवाह? और वो आगे कुछ बोलता कि करण ने कहा, ये सब आप पुलिस स्टेशन आकर जान लीजिएगा, फिलहाल मुझे अपना काम करने दीजिए। करण अर्नव को हटाकर आर्यमन के सामने आकर खड़ा हो गया, जो बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा ये पूरी सिचुएशन को देख रहा था। करण ने जैसे ही आर्यमन का हाथ पकड़ा, आदित्य और अरविंद दोनों आगे बढ़े पर आर्यमन ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। दोनों ने उसे देखा तो वो करण से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आर्यमन, ये तुम क्या? रीमा कुछ बोलने को हुई पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यमन ने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, ये बात बाहर ना आए ध्यान रखिएगा और लॉयर को बेल के पेपर्स लेकर भेजिए, बस आप में से कोई पुलिस स्टेशन मत आइएगा। और हाँ, वो रुका और 2 पल चुप रहकर बोला, पनाह को कुछ मत बताएगा। वो पुलिस के साथ चला गया, पर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम से पीछे दौड़ी पर अर्नव ने उन्हें संभालते हुए कहा, माँ आप रुकिए, मैं जाता हूँ, बस कुछ ही देर में भाई की बेल हो जाएगी। पता नहीं इस बेवकूफ का दिमाग कहाँ घूमा है। आर्यमन जिंदल को लेकर गया है, जानता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, पापा आप प्लीज माँ का ख्याल रखिए, मैं लॉयर को कॉल करता हूँ। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया, पर वो जाने को हुआ कि आदित्य ने कहा, अर्नव पुलिस स्टेशन मत जाना, आर्यमन ने मना किया है। अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। पर समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यमन इतना शांत कैसे था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ दूसरी तरफ पनाह काफी देर से शॉपिंग कर रही थी। उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि घर पर कुछ हुआ है। वो अपनी शॉपिंग खत्म कर सीधा खुराना हाउस चली आई। जैसे ही गाड़ी से बाहर आई, घर के बाहर 2 कार को खड़े देख उसे बड़ा अजीब लगा। वो खुद से ही बोली, कोई आया है क्या घर? पर जब अपने घर को देखा तो सारे ख्याल दिमाग से निकल गए। कितने दिनों बाद आज अपने घर वापस आई थी, शादी के बाद अभी तो लौटी थी। पनाह ने जाकर डोर नॉक किया। यहाँ घर के अंदर भी पूजा बस अभी अभी ही खत्म हुई थी। अभी तो सब नीचे हवन कुंड के आसपास ही बैठे थे कि दरवाजे की आवाज आई। रजनी जी ने सिद्धि की तरफ देखा और बोली, बेटा दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है इस वक्त। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर दरवाजा खोलते ही पनाह को सामने देखा। पनाह ने जैसे ही अपने सामने सिद्धि को देखा तुरंत उसे गले लगा लिया। सिद्धि को उसके अचानक ये करने से समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उसने भी बस उसकी पीठ पर हाथ रखे और फिर अगले होते हुए बोली, तुम अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? पनाह मुस्कुराए और बोली, सब ठीक है दी, वो तो पहली सैलरी मिली थी मुझे तो आप सबके लिए गिफ्ट्स ले आई, चलिए ना अंदर। वो खुद ही अंदर चली आई, पर जैसे ही अंदर का माहौल देखा कदम एकाएक रुक गए। यहाँ पुलिस स्टेशन में आर्यमन सलाखों के पीछे था, पर मास्क अब भी पहना हुआ था उसने। वो एक तरफ आराम से बैठा था और यही चीज करण को हजम नहीं हो रही थी। उसने आर्यमन से पूछताछ करने की कोशिश की पर कोई फायदा ना हुआ। आर्यमन के पास सारे सवालों के जवाब थे जिसका तोड़ करण के पास भी नहीं था। और यहाँ